हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। तो भाई साहब, हम लोगों ने जब उम्मीद बैच में रासायनिक साम्यावस्था चैप्टर किया था डिस्कस, मैंने तब भी बताया था कि इसका पीवाईक्यू लेके मैं जल्दी आऊंगा और जल्दी से प्रैक्टिस करके देख लेना कि क्या तुम्हारी टॉपिक पे कमांड बन गई है कि नहीं बनी है। सही बात है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सारे अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज जो इस चैप्टर से आते हैं और उनपे आगे बातचीत करेंगे। यार, इस चैप्टर से एक जैसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो मैं वो एक ही वैरायटी के 4 सवाल तुम्हें बैक टू बैक करवा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि भाई एक सवाल करवा दिया, अब रिएक्शन चेंज करके वैसे ही दूसरा करा दिया, रिएक्शन चेंज करके वैसे ही तीसरा करवा दिया। तो मैंने क्या किया, सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस लेके हर एक एक नई नई वैरायटी का सवाल यहां पे लिया है। ठीक है, उसी तरीके के और सवाल आए हैं नीट में, बिल्कुल सेम तरीके के, वो आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करेगा। चलो भाई, तो शुरू करते हैं हमारा आज का वन शॉट डिस्कशन, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रासायनिक साम्यावस्था। जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रासायनिक साम्यावस्था। सही है बेटा। चलो, अगर रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं तो हमारा टारगेट बड़ा सिंपल है। हम सब में क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज डिस्कस। क्या करने वाले हैं बेटा, पीवाईक्यूज का डिस्कशन। तो आइए बातचीत स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। बड़े आसान सवाल होते हैं बेटा इसके, बड़े आसान सवाल, मतलब 1 मिनट तो लगना ही नहीं चाहिए, जल्दी हो जाते हैं। अब ध्यान से देखो, सवाल कह रहा है यदि निम्न अभिक्रियाओं के लिए साम्य स्थिरांकों का मान K1, K2 तथा K3 है, K1, K2 तथा K3 है, तो उस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक K का मान क्या होगा। तो उस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक K का मान क्या होगा। ठीक है जी, तो आपके पास में ये रिएक्शन है, आपके पास में ये रिएक्शन है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हम यहां पे क्या बोलते हैं, हम यहां पे क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे कि आपको ये 3 रिएक्शन दी हुई है, वो तो ठीक है, पर अगर आप ध्यान से देखें आपको चाहिए क्या। आपको NH3 चाहिए अभिकर्मक की जगह, आपको O2 चाहिए अभिकर्मक की जगह। NH3 अगर अभिकर्मक की जगह चाहिए और O2 अभिकर्मक की जगह चाहिए, तो यहां से आइडिया लगता है कि पहली रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा और दूसरी और तीसरी को एज इट इज रख सकते हैं। अच्छा, राइट साइड आइए। NO चाहिए उत्पाद में, NO चाहिए उत्पाद में, और H2O भी चाहिए प्रोडक्ट उत्पाद में, H2O भी आ गया। तो ये बात समझ आ रही है कि पहली रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, दूसरी तीसरी को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो अपना काम बन जाना चाहिए। अगर बन जाना चाहिए तो देखिएगा ध्यान से, पहली रिएक्शन को अगर मैंने रिवर्स किया तो बना 2NH3 इक्विलिब्रियम N2 प्लस 3H2। और आपको यह बात अच्छे से पता है कि अगर अभिक्रिया को रिवर्स करते हैं तो साम्य स्थिरांक का मान क्या हो जाता है, 1 अपॉन करके लिखा जाता है। तो इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान होगा 1/K1, बताया था आपको क्लास में। अच्छा, मुझे यहां भी 2NH3 चाहिए तो इसको एज इट इज ही रखा मैंने। ठीक है, 2NH3 बन रहा है मेरा। अब सुनो, मुझे NO के आगे 2 ही चाहिए। अगर NO के आगे 2 ही चाहिए तो दूसरी वाली रिएक्शन को मैं एज इट इज लिखूंगा। N2 प्लस O2 से क्या बन जाएगा, 2NO बन जाएगा, और इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान हो जाएगा K2। इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा, K2। और अगर तीसरी अभिक्रिया देखें तो बेटा H2O के आगे 3 चाहिए, H2O के आगे 3 चाहिए, मतलब अगर इस अभिक्रिया को 3 से गुणा करूं तो H2O के आगे 3 आ जाएगा, H2O के आगे 3 आ जाएगा। ठीक है जी, H2O के आगे 3 तो आ जाएगा, साथ में O2 के लिए हाफ इंटू 3, 3/2 बनेगा, और +1 ये है 5/2 बनेगा। अगर 5/2 बनेगा तो देखना जरा, इस रिएक्शन को मैंने लिखा 3H2 प्लस 3/2 O2, और इससे क्या बन गया, 3H2O। देखना तो, और इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान क्या हो गया, K3। इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान क्या हो गया, K3। सही है क्या, बहुत बढ़िया है। अगर साम्य स्थिरांक का मान हो गया K3, तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप इन सबको जोड़े, अगर आप इन सब अभिक्रियाओं को जोड़े, क्योंकि जो जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। मुझे 2NH3 लेफ्ट साइड में चाहिए, मुझे 2NO और 3H2O राइट साइड में चाहिए, और मुझे N2 कहां चाहिए, नहीं चाहिए रिएक्शन में। तो देखना ध्यान से, अगर इन सबको जोड़ोगे तो यहां वाला N2 यहां से कट जाएगा, है ना, यहां वाला 3H2 यहां वाले 3H2 से कट जाएगा। अब अगर आप इस रिएक्शन को जोड़ोगे तो हम बोलेंगे 2NH3 प्लस
3/2 + 1 क्या बन जाएगा 5/2 O2 और इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा 2NO + 3H2O। ठीक है, देख लो। अगर ये रिएक्शन हो जाती है एज इट इज जोड़ने पे, तो जब अभिक्रियाओं को जोड़ा जाता है ना बेटा, जब अभिक्रियाओं को जोड़ा जाता है तो हमने गलती करी हुई है। इस अभिक्रिया को अगर 3 से गुणा किया है तो इसके साम्य स्थिरांक पे घात भी तो आएगा 3, इसके साम्य स्थिरांक पे घात भी तो आएगा 3, है ना। अब जब अभिक्रियाओं को जोड़ा जाता है ना डायरेक्ट, तो सारे के सारे साम्य स्थिरांकों का क्या हो जाता है आपस में मल्टीप्लाई। जब अभिक्रियाओं को डायरेक्ट जोड़ा जाता है तो सारे के सारे साम्य स्थिरांकों का आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो हम बोलेंगे इस अभिक्रिया के लिए नेट साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा, इन सभी का डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो हम बोलेंगे 1/K1 × K2 × K3 का क्यूब। तो ये हो जाएगा K3 का क्यूब × K2 डिवाइडेड बाय K1, K3 का क्यूब × K2 डिवाइडेड बाय K1। अगर K3 का क्यूब × K2 डिवाइडेड बाय K1 होगा तो ये आ गया आंसर, ये आ गया अपना आंसर। सही है क्या, पक्का। तो आपको दिमाग ये लगाना होता है कि जो अभिक्रिया आपसे फाइनल पूछी गई है उसके लिए जो अभिक्रियाएं दी गई हैं उनमें क्या हम लोग जोड़ तोड़ कर सकते हैं और हमारा काम बन जाता है। ठीक है बेटा, समझ आई बात। ये जो रूल्स थे कि ये रिवर्स हो जाता है और इसकी घात में 3 आ जाता है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो वो आ जाता है, ये बातें तो आसान होती है, समझ आ जाती हैं, सिखाई भी थी आपको, है ना। ठीक है जी, अगर ये समझ में आया तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपको क्या बोल रहा है, अगला सवाल कह रहा है एक अभिक्रिया है A + B गिव C + D और इस अभिक्रिया के लिए Kc का मान आपको 10 दिया हुआ है। इस अभिक्रिया के लिए Kc का मान आपको दिया हुआ है 10 तथा कंटेनर में A, B, C और D के 1, 2, 3 और 4 मोल प्रति लीटर दिए हैं। ठीक है, मतलब आप बोलोगे A की सांद्रता है 1 मोल प्रति लीटर, B की सांद्रता है 2 मोल प्रति लीटर, C की सांद्रता है 3 मोल प्रति लीटर और D की सांद्रता है 4 मोल प्रति लीटर। ये आपके पास सांद्रताएं हैं। आपको बताना है अभिक्रिया कहां से कहां जाएगी, दाएं से बाएं जाएगी या बाएं से दाएं जाएगी या ऑलरेडी साम्य पर ही होगी या इनमें से कुछ नहीं होगा। तो बेटा इन चीजों का जवाब देने के लिए जब हमें दिशा बतानी होती है तो आपको मैंने सिखाया था कि हमें 2 चीजें ध्यान रखनी होती है, QC और KC। अगर आपको QC और KC में रिलेशन पता चल गया तो आपका काम बन गया, नहीं तो नहीं बना। सुनिएगा ध्यान से, हम बोलते हैं अगर QC KC से कम होता है तो अभिक्रिया जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आगे की तरफ, मतलब लेफ्ट से राइट। ठीक है, अगर QC आपका KC से ज्यादा होता है तो आपकी अभिक्रिया कहां आती है, बैकवर्ड डायरेक्शन, आगे से पीछे की तरफ। और अगर आपका QC KC के बराबर होता है तो आपकी अभिक्रिया कहां रहती है बेटा, साम्य पर रहती है, ना आगे जाती है ना पीछे आती है। सही है, अगर ऐसा है तो QC और KC निकालना होगा। तो बेटा जी निकालना क्या ही है, KC तो आपको दिया ही है सवाल ने 10, KC का मान तो आपको सवाल में 10 दिया ही है और उसी ताप पर QC का डेटा दिया है। अगर उसी ताप पर QC का डेटा दिया है तो QC का डेटा क्या हो जाएगा, C की सांद्रता इंटू D की सांद्रता अपॉन A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता, C की सांद्रता इंटू D की सांद्रता अपॉन A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता। अगर ये सारी वैल्यूज में रखूं तो C की वैल्यू क्या हो गई 3, D की वैल्यू हो गई 4, A की वैल्यू हो गई 1 और B की वैल्यू हो गई 2। अगर इस सबको रखोगे तो 2 से 4 कटेगा 2 टाइम, आंसर आएगा 6। QC की वैल्यू क्या आएगी 6। अगर QC आ गया 6 और KC आ गया 10 तो साफ साफ समझ आ रहा है यार कि QC का मान तो KC से कम आया है। साफ साफ समझ आ रहा है कि QC का मान तो KC से कम है। अगर QC का मान KC से कम है तो अभिक्रिया कहां से कहां जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, मतलब लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। लेफ्ट टू राइट। सही है, समझ आई बात अच्छे से, बहुत बढ़िया। अगर ये पॉइंट समझ आता है तो आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या कह रहा है सवाल,
कौन सी अभिक्रिया के लिए केसी तथा केपी का मान समान नहीं है? तो यार पहले आपको यह सोचना होगा कि ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं क्या जहां केसी और केपी का मान समान होता हो। पहले आपको यह दिमाग लगाना होगा कि क्या ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं जहां केसी और केपी का मान समान होता हो। तो अगर ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं तो उसका पता कैसे चलता है, सुनिएगा। हम कहते हैं हमारे पास एक रिलेशन होता है केपी किसके बराबर, केसी इंटू आर टी की घात डेल्टा एनजी। केपी किसके बराबर, केसी इंटू आर टी की घात डेल्टा एनजी। अगर हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन है तो सोचो केपी और केसी समान कब होंगे। केपी और केसी जब ही समान हो सकते हैं जब आर टी की घात डेल्टा एनजी का मान 1 हो जाए। केपी और केसी जब ही समान हो सकते हैं जब आर टी की घात डेल्टा एनजी का मान कितना हो जाए, 1। और अगर इसका मान 1 कब हो सकता है, आर का मान 1 नहीं होता, टी नहीं होता। अगर डेल्टा एनजी का मान 0 हो जाएगा तो आर टी की घात डेल्टा एनजी का मान 1 हो जाएगा। अगर डेल्टा एनजी का मान 0 हो जाएगा तो आर टी की घात डेल्टा एनजी का मान 1 हो जाएगा। अगर डेल्टा एनजी 0 होना चाहिए तब जाके केपी केसी के बराबर होता है। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कब केसी और केपी का मान समान नहीं है। अगर मान सेम नहीं है तो वो पता करना है, तो हमें वो रिएक्शन देखनी है जहां पे डेल्टा एनजी का मान कैसा हो, नॉन जीरो। बेसिकली हमें वो रिएक्शन देखनी है जहां डेल्टा एनजी का मान कैसा हो, नॉन जीरो। कैसा हो, नॉन जीरो। अगर डेल्टा एनजी का मान नॉन जीरो वाली रिएक्शन देखनी है तो सोचो कहां से शुरू हुए थे कहां पहुंच गए। जिस रिएक्शन में ये हो रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट रिएक्शन में हम बोलेंगे यहां 2 है, इस N2 के आगे 1 है, इस O2 के आगे 1 है, तो यहां पे भी स्टोइकियोमेट्रिक मोल 2 हो गए। तो इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एनजी हो जाएगा 2 - 2 यानी कि 0। इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एनजी हो जाएगा 2 - 2 यानी कि 0। ठीक है, बी ऑप्शन पे आओ। यहां पे प्रोडक्ट साइड में है 1 और 1, रिएक्टेंट साइड में भी है 1 और 1। तो यहां पे डेल्टा एनजी का मान कितना है, 2। मतलब यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक मोल कितने हैं टोटल, 2। और यहां पे भी स्टोइकियोमेट्रिक मोल कितने हैं टोटल, 2। तो यहां पे डेल्टा एनजी का मान कितना हो जाएगा, 2 - 2 यानी कि यहां भी कितना, 0। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम तो ऐसी रिएक्शन ढूंढ रहे हैं जब डेल्टा एनजी 0 ना हो। तो ना ए आंसर है ना बी आंसर है। सी पे बात करें, H2 की स्टोइकियोमेट्री है 1, I2 की स्टोइकियोमेट्री है 1, तो यहां स्टोइकियोमेट्री के 2 मूल। यहां HI की स्टोइकियोमेट्री है 2, तो यहां भी स्टोइकियोमेट्री के 2 मूल। तो बेटा डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा, 2 - 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा, 2 - 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी आंसर नहीं है। अब जब ए, बी और सी आंसर नहीं है तो अंडरस्टूड ही है कि डी आंसर हो जाएगा, पर उसको चेक तो करें। अगर इसे चेक करना है तो बेटा जी ध्यान से देखिए, यहां स्टोइकियोमेट्री है 2, यहां स्टोइकियोमेट्री अगर कुछ नहीं है तो 1, और यहां है 2। क्या 2 लागू होगा, नहीं होगा, क्योंकि ठोस अवस्था का डेल्टा एनजी या स्टोइकियोमेट्रिक मोल लागू नहीं होता है। तो हम डेल्टा एनजी में सिर्फ गैसियस मोल लेते हैं या एक्वस वाले मोल लेते हैं। तो 2 - 1 का मान आ गया 1, विच इज ऑब्वियसली नॉन जीरो। और अगर ये वैल्यू नॉन जीरो है, अगर ये वैल्यू नॉन जीरो है, इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। तो एक बार दोबारा समझ लीजिए, नहीं समझ आया तो। सवाल ने कहा था सिर्फ 4 अभिक्रियाएं दी हैं, कोई डेटा नहीं दिया, कोई वैल्यू नहीं दी। आपको सिर्फ अभिक्रिया देख के बताना है कि किस अभिक्रिया के लिए केसी और केपी का मान समान नहीं होगा। किस अभिक्रिया के लिए केसी और केपी का मान समान नहीं होगा। अगर केसी और केपी का मान समान नहीं करना तो उस स्थिति में कब केपी और केसी में ये रिलेशन होता है। अगर इनमें मान समान नहीं होना चाहिए तो वो जब होगा जब डेल्टा एनजी, ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, 1 के बराबर ना हो। क्योंकि अगर ये 1 के बराबर हो गई तो दोनों बराबर हो जाएंगे। हमें इसको 1 के बराबर नहीं करना, और ये 1 के बराबर जब नहीं होगी जब डेल्टा एनजी का मान नॉन जीरो होगा। क्योंकि अगर ये मान 0 हो गया तो ये वैल्यू 1 आ गई। समझ आई बात। अगर डेल्टा एनजी का मान नॉन जीरो है तो हम बोलेंगे केपी और केसी बराबर नहीं है। और अगर केपी और केसी बराबर नहीं है तो वो कौन सी रिएक्शन से है वो देख लो। तो बेटा जी ये पहली रिएक्शन है 2 - 2 0, ये दूसरी रिएक्शन है 2 - 2 0, तो ये भी आंसर नहीं है। 2 - 2 0, ये भी आंसर नहीं है। पर यहां 2 - 1 1, और अगर डेल्टा एनजी नॉन जीरो है तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आई बात, बहुत बढ़िया।
अगर ये ठीक है तो अगले क्वेश्चन पे आइए। ये अच्छा सवाल है। क्या कहना चाह रहा है, देखो एक अभिक्रिया दी है आपको, FeOH होल थ्राइस ठोस है, Fe3 प्लस एक्वस और 3OH माइनस एक्वस बना रहा है। आपको कह रहा है यदि इस अभिक्रिया में OH माइनस आयन की सांद्रता 1/4 गुना घटती है, 1/4 घटती है, तो Fe3 प्लस की सांद्रता साम्य पर कितना बढ़ती है। सुनना ध्यान से, अगर आप अभिक्रिया आपको साम्य पे दिख रही है तो आप इसके लिए साम्य स्थिरांक का मान लिख सकते हैं, या लेट से आपने इसके लिए Kc का मान लिखा तो Kc का मान किसके बराबर होगा, Fe3 प्लस की सांद्रता इंटू OH माइनस आयन की सांद्रता का क्यूब। ठीक है, Fe3 प्लस की सांद्रता इंटू OH माइनस की सांद्रता का क्यूब, ये लिखा हमने। अब ध्यान से सुनो, सवाल कह रहा है कि OH माइनस की सांद्रता घटती है, तो लोगों को लगता है ये घटेगा तो Kc भी घट जाएगा, पर बेटा ये बात ध्यान रहे, सांद्रताओं में परिवर्तन करने से साम्य स्थिरांक पे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता। अगर एक सांद्रता घटती है तो दूसरी सांद्रता चीज की बढ़ के उसको बैलेंस कर देती है, अगर एक की सांद्रता घटती है तो दूसरे की सांद्रता बढ़ के उसको बैलेंस कर देती है। तो सुनना ध्यान से, अगर मैंने कहा पहले OH माइनस की सांद्रता ये थी, मैंने उसको घटा के क्या कर दिया, 1/4 कर दिया, मतलब मैंने क्या कर दिया OH माइनस बाय 4। तो आपको बताना है Fe3 प्लस कितना बनेगा। तो पहले Fe3 प्लस आपका ऐसा था, तो ये बढ़ के क्या हो जाएगा, लेट से हमने माना x टाइम्स हो जाएगा। हमें तो x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। Kc का मान सेम का सेम रहेगा क्योंकि साम्य स्थिरांक तो नहीं बदलता, तो पहले भी ये था अब भी यही है। तो हम बोलेंगे कि Kc का मान अगर सेम रहेगा तो पहले Kc का मान अगर इसके बराबर था, तो बेटा अब नया Kc किसके बराबर हो जाएगा, Fe3 प्लस हो जाएगा x टाइम्स, और OH माइनस क्या हो जाएगा, पहले का 1/4 और इसका क्यूब अपॉन इसका क्यूब। सही है, देख लो ध्यान से। अब अगर ऐसा है तो Fe3 प्लस से Fe3 प्लस कैंसिल, OH माइनस के क्यूब से OH माइनस का क्यूब कैंसिल। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे वैल्यू आएगी x अपॉन 64 का मान 1 के बराबर, तो हम बोलेंगे x का मान किसके बराबर, 64 के बराबर। मतलब अगर OH माइनस 1/4 घटेगा तो Fe3 प्लस 64 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 64 गुना, क्योंकि साम्य पर साम्य स्थिरांक का मान आप कभी भी बदलते नहीं हो। साम्य पर साम्य स्थिरांक का मान आप कभी भी बदलते नहीं हो, तो अगर एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज बढ़ के उस चीज को कॉम्पेंसेट कर ही देती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सही है क्या, देख लो ध्यान से, समझ आया क्या, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ आया तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि जब मैंने उम्मीद हिंदी में पढ़ाया था तब भी मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस कराई थी, और अभी भी हम बात कर लेते हैं। तो देखते हैं कितने बच्चे इसको सही सॉल्व करते हैं। 1 मिनट का समय चालू कर रहा हूं, इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताओ, इस सवाल को सॉल्व करके इसका आंसर बताओ। अपनी अपनी कॉपी में जल्दी से सॉल्व करके देखो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताना। आया क्या आंसर? सवाल पढ़ के पहले तो यह पहचानना जरूरी है कि अभिक्रिया कैसी होगी, और जब वो पहचान लिया तब यह समझना जरूरी है कि कैसे उसको लिखेंगे अल्फा के टर्म्स में। समझिएगा ध्यान से। चलिए शुरू करते हैं इस सवाल का डिस्कशन। तो बेटा जी जिन्होंने भी ट्राई करा हो, इसका आंसर आएगा 2। इसका आंसर आएगा 2। क्या आएगा, कैसे आएगा, देखो ध्यान से। हमारे पास एक अभिक्रिया है जो 2 मोल HI से शुरू हो तथा उसके वियोजन की मात्रा का मान अल्फा हो। वियोजन मतलब उसका वियोजन हो रहा है, HI आपका घट रहा है और टूट रहा है H2 और I2 में। उसका मान अगर अल्फा हो तो कुल मोलों की संख्या बतानी है। कब? साम्य पर, ऑब्वियसली। ठीक है, साम्य पर कुल मोल। तो देखिएगा ध्यान से, हम बोलेंगे 2HI गैस जो है ये आपकी साम्य पर H2 गैस और I2 गैस के साथ है। HI जो है वो H2 और I2 के साथ साम्य पे है। सही है, ये अभिक्रिया है।
शुरुआत में आपको कहा जा रहा है कि 2 मोल है HI के, t इक्वल टू 0 पे आपको कहा जा रहा है HI के कितने मोल है? 2 मोल। t इक्वल टू 0 पे कितने मोल है HI के? 2 मोल। और इसके वियोजन की मात्रा का मान अल्फा है। वियोजन की मात्रा का मान क्या है? अल्फा। बेटा हमेशा ध्यान रखना, शुरुआत में अगर ये HI है, ये भी 0, ये भी 0, जैसे जैसे साम्य आएगा C में से C अल्फा जाता है, C में से C अल्फा जाता है, तो 2 में से 2 अल्फा जाएगा। अब बेटा इसके 2 मोल पे इसका 1 मोल बन रहा है, इसके 2 मोल पे 1 मोल। ध्यान से देखो, 2 मोल HI पे स्टोइक्योमेट्री से आपको समझ आ रहा होगा H2 का 1 मोल बन रहा है। अगर 2 मोल HI से H2 का 1 मोल बन रहा है, तो आप बोल सकते हो 1 मोल HI से H2 का कितना मोल बनेगा? हाफ मोल। H2 का कितना मोल बनेगा? हाफ मोल। 1 मोल HI से अगर हाफ मोल बनेगा तो 2 अल्फा यहां से जा रहा है, तो 2 अल्फा मोल पे कितना बनेगा? 2 अल्फा बाय 2 यानी कि अल्फा। कितना बनेगा? अल्फा। तो हम बोलेंगे ये कितना बन गया? अल्फा। क्या ये सेम ही गणित I2 के लिए भी लग जाएगी? क्योंकि इसके भी 2 मोल पे 1 मोल ही बन रहा है। क्या सेम गणित I2 के लिए भी लग जाएगी? हाँ, क्योंकि यहां पे भी यही हो रहा है। हम बोलेंगे 2 मोल HI से 1 मोल I2 बन रहा है, और अगर 2 मोल HI से 1 मोल I2 बन रहा है, तो हम बोलेंगे 1 मोल HI से कितना मोल I2 बनेगा? हाफ मोल। 1 मोल HI से कितना मोल I2 बनेगा? हाफ मोल। आपके पास कितना है? 2 अल्फा। तो 2 अल्फा HI से कितना बनेगा? 2 अल्फा बाय 2 यानी कि अल्फा मोल। कितना बनेगा? अल्फा मोल। अगर ये बनेगा अल्फा मोल तो ये हो गया अल्फा। तो अब मुझे एक बात बताओ, साम्य पर कुल कितने मोल हो गए? मुझे एक बात बताओ, साम्य पर कुल कितने मोल हो गए? तो हम बोलेंगे साम्य पर आपके पास में, साम्य पर कुल मोल की संख्या अगर आपसे पूछी जाए, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास HI के मोल देख लो साम्य पे, प्लस H2 के जो मोल बने होंगे साम्य पे, प्लस I2 के जो मोल बने होंगे साम्य पे। इसी के बराबर होगा? बोलो हाँ या ना? इसी के बराबर होगा। अगर इसी के बराबर होगा तो HI कितना बचा? 2 माइनस 2 अल्फा। H2 कितना बना? अल्फा। और I2 कितना बना? अल्फा। तो बेटा जी ये हो गया 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा। ये 2 अल्फा हो गया और ये माइनस का 2 अल्फा हो गया। अगर आपने इन दोनों को सॉल्व कर दिया इससे पार्ट के, तो ये कितना मोल आ गया टोटल? 2 मोल। कितना मोल आ गया टोटल? 2 मोल। तो साम्य पर यहां पर कुल मोलों की संख्या कितनी हो गई? 2। अगर साम्य पर कुल मोल की संख्या हो गई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। साम्य पर कुल मोल की संख्या हो गई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, समझ आई बात अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं? अगर कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है, तो हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखना ध्यान से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप मारे जाते हो इस सवाल में, तो यूनिट के चक्कर में मारे जाते हो। अगर आप मारे जाते हो तो सिर्फ यूनिट के चक्कर में। समझना ध्यान से। यदि एक अभिक्रिया दी है, उसके लिए 500 डिग्री सेल्सियस पर Kp का मान आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, जबकि आंशिक दाब को एटीएम में मापा जाता है। आंशिक दाब को एटीएम में मापा जाता है, तो उसी अभिक्रिया के लिए Kc का मान क्या होगा? Kc का मान क्या होगा? तो हम बोलेंगे Kp जो है वो बराबर है Kc इंटू RT की पावर डेल्टा NG। Kp जो है वो बराबर है Kc इंटू RT की पावर डेल्टा NG। सही है। अगर Kp Kc इंटू RT की पावर डेल्टा NG के बराबर है, तो यहां से हम बोलेंगे Kc की वैल्यू क्या हो गई? Kp अपॉन RT की पावर डेल्टा NG के। Kc की वैल्यू क्या हो गई? Kp अपॉन RT की पावर डेल्टा NG के। क्यों ना इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा NG चेक कर लिया जाए? तो बेटा प्रोडक्ट में है स्टोइक्योमेट्री के 2 मोल और रिएक्टेंट साइड में है स्टोइक्योमेट्री के 4 मोल, तो डेल्टा NG क्या हो जाएगा?
2 माइनस 4 यानी कि -2, 2 माइनस 4 यानी कि -2। अगर -2 होगा तो समझिए बात को ध्यान से, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, kp अपॉन RT की पावर -2, kp अपॉन RT की पावर -2। ध्यान से सुनो, kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, kp की जो भी वैल्यू हो अपॉन r इंटू टी की पावर -2। यहाँ r क्या होगा, तो kp ATM के टर्म्स में होता है, टेम्परेचर केल्विन में होता है, और r ATM लीटर पर मोल केल्विन वाला होता है, जहां r की वैल्यू होती है 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। सही है। अगर ये वैल्यू आप ऊपर रखते हो तो kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, kp है 1.44 इंटू 10⁻⁵ अपॉन r की वैल्यू हो जाएगी 0.082 इंटू टेम्परेचर क्या है 500 डिग्री सेल्सियस। अगर 500 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में क्या हो जाएगा 773 और इसकी घात -2। अब बच्चे कहते हैं सर ये तो बहुत कैलकुलेशन है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें तो समझ ही नहीं आएगा। तो बेटा वो सॉल्व करने के लिए कह भी नहीं रहा है, उसने तुमसे कैलकुलेशन करने के लिए कहा भी नहीं, उसने यही कहा है कि ये एक्सप्रेशन बना दो और काम चल जाएगा। अगर ये करने से काम चलता है तो देख लो ध्यान से, ये आ गया, लेट्स मैच। 1.44 इंटू 10⁻⁵ तो हर जगह है, यानी कि डिनोमिनेटर पे आंसर डिपेंड करेगा। डिनोमिनेटर क्या है 0.082 इंटू 773 और पावर है -2। तो देखो ये रहा आंसर आ गया, ये पावर क्या हो जाएगी -2, आंसर आ गया ये। ठीक है, समझ आई बात, आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था। अब यार ये सवाल मैं अपनी तरफ से नहीं लाया हूं, ये नीट के पेपर में पूछे गए हैं। तुम सोचो कितने आसान तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर अपन ने ये सवाल भी गलत कर दिया ना तो फिर तो दिक्कत है भाई। ये मैंने पढ़ाते हुए भी कहा था उम्मीद बैच के अंदर, अगर आप लोग फॉलो करते हो, मैंने कहा था इस चैप्टर का सवाल शायद ही कोई बच्चा होता होगा जिसका गलत हो। इस चैप्टर का सवाल शायद ही कोई ऐसा बच्चा होता होगा जो गलत करता हो। तो देख लो यार इस तरीके के सवाल, अब ये कौन गलत करेगा भाई। और क्या चाह रहे हैं आपसे, आपका नाम ही पूछ लेगा यार वो, अब ये तो नहीं करेगा ना, कुछ तो पूछेगा। बहुत आसान पूछ रहा है। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आता है तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये है सवाल, ये है क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन आपको कह रहा है a प्लस बी गिव्स x प्लस वाई, ये एक अभिक्रिया है आपके पास। इस अभिक्रिया के लिए फॉरवर्ड दर नियतांक का मान 2 इंटू 10 की घात -2 है। मतलब आप बोलोगे kf का मान 2 इंटू 10 की घात -2 है, तथा kb का मान बैकवर्ड दर नियतांक का मान 5 इंटू 10 की घात 3 है। सही है क्या। आपको अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान बताना है। आपको क्या बताना है अभिक्रिया के लिए, साम्य स्थिरांक का मान। अगर हम साम्य स्थिरांक पूछते हैं तो साम्य स्थिरांक किसके बराबर होता है, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड दर नियतांक का अनुपात। फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड दर नियतांक का अनुपात। आपको दोनों का मान पता है, बस इनका रेशो लेना है। सो सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान। अगर बहुत ही ज्यादा आसान है तो देखना जरा, 2/5 ऊपर रखा 10 की घात -2, और ये जो नीचे 10 की घात 3 है इसको ऊपर रखा 10 की घात -3। इसे सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 2/5 इंटू 10 की घात -5। सही है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 0.4 इंटू 10 की घात -5, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, इस वैल्यू को रखोगे तो बनेगा 4 इंटू 10 की घात -6। 4 इंटू 10 की घात -6। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए, 4 इंटू 10 की घात -6। सही है, आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, सब सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ये ठीक है तो आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सवाल है आपका बिल्कुल लेटेस्ट नीट 2022 का, बिल्कुल लेटेस्ट नीट 2022 का। सॉल्व करना है इसको, जल्दी से ट्राई करके देखो, देखते बच्चे कर पाते हैं क्या, देखते बच्चे कर पाते हैं क्या। 1 मिनट का टाइम शुरू कर रहा हूं मैं, जल्दी ट्राई करना इस क्वेश्चन को, ट्राई करो और मुझे बताओ हो पा रहा है क्या।
बताओ भाई। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो प्लीज बताएं। चलो टाइम अप, टाइम अप। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, बहुत आसान सवाल था मेरे हिसाब से, बनना चाहिए अपने से। क्या है क्वेश्चन? सवाल कह रहा है एक रिएक्शन है 3O2 से 2O3 बन रहा है। एक रिएक्शन है 3O2 गैस से 2O3 गैस बन रहा है और इस अभिक्रिया के लिए आपको बोल रहा है कि Kc का मान 3 इंटू 10 की घात -59 है ना, -59 है। हम बोलेंगे Kc का मान है 3 इंटू 10 की घात -59। सही है। आपको बोला जा रहा है अगर O2 की सांद्रता साम्य पर इतनी हो, अगर साम्य पर O2 की सांद्रता इतनी हो तो O3 की सांद्रता कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो बेटा अगर इस अभिक्रिया के लिए आप Kc लिखेंगे तो Kc का मान होगा O3 की सांद्रता का स्क्वायर अपॉन O2 की सांद्रता का क्यूब। O3 की सांद्रता का स्क्वायर अपॉन O2 की सांद्रता का क्यूब। अगर ऐसा है तो बेटा यहां पे ध्यान से देखें, Kc का मान है 3 इंटू 10 की घात -59 इज इक्वल टू O3 की सांद्रता का स्क्वायर। O3 की सांद्रता कितनी है आपके पास? O3 की सांद्रता आपको निकालनी है अपॉन O2 की सांद्रता का क्यूब। O2 की सांद्रता है 0.04 का क्यूब। सही है। सॉल्व करो इसको। अगर इसे सॉल्व करोगे तो हम बोलेंगे O3 की सांद्रता का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा? 0.04 का क्यूब, मतलब 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04 इंटू 3 इंटू 10 की घात -59। देखना तो ये सही है क्या? अगर ये सही है, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो मैंने हर जगह पॉइंट हटाया, हर जगह पॉइंट हटाया तो इस तरीके से 100 100 100 लिख दिया। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 3 इंटू 10 की घात -59 डिवाइडेड बाय 10 की घात 6। सही है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 64 इंटू 3 इंटू 10 की घात -59 अपॉन 10 की घात जो 6 है उसको लिख दिया मैंने ऊपर ही -6। देखना तो ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अगर इसे सॉल्व करना है तो क्या बना? 192 इंटू 10 की घात -59 और -6, ये क्या बन गया? -65। तो देखना जरा, मैं इसको ये नहीं लिख सकता, इसको ये नहीं लिख सकता। 1.92 इंटू 10 की घात -63। अगर मैं इसको लिख सकता हूं 1.92 इंटू 10 की घात -63, तो आप देखिए ध्यान से जरा, ये किसकी वैल्यू आई है? O3 के स्क्वायर की। ये वैल्यू किसकी आई है? O3 के स्क्वायर की। कोई दिक्कत आ रही है क्या? O3 के स्क्वायर की। अगर O3 के स्क्वायर की ये वैल्यू आ रही है, सवाल ने आपसे क्या पूछी है? O3 की सांद्रता पूछी है। तो ध्यान से, गलती नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। O3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.92 इंटू 10 की घात -63 का रूट। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो, इसको मैं ये लिख दूं तो क्या दिक्कत है? 19.2 इंटू 10 की घात -62। ये लिख सकता हूं क्या? नहीं नहीं, इसको मैं लिखूंगा 64। 62 थोड़ी, 64। सही है, क्योंकि 192 इंटू 10 की घात -65 था। एक पॉइंट लगाता तो वो एक पॉइंट नीचे जाता तो वो बनता ना। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ठीक है जी। चलो, अगर एक पॉइंट लगाऊंगा तो एक वैल्यू वहां से कम हो जाएगी। ये हो गया। इसे लगभग मान लेते हैं 20 इंटू 10 की घात -64। इसे लगभग लगभग मान लेते हैं √20 इंटू 10 की घात -32। अब अगर √20 है तो सोचो 25 का रूट 5 होता है और 16 का रूट 4 होता है, तो ये 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की घात -32 मोलर के आसपास आना चाहिए। अगर 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की घात -32 के आसपास आना चाहिए तो आपको ऑप्शन दिख गया क्या? ऑप्शन दिख गया यार। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई समस्या आई तो बताओ। ठीक है। तो बेटा बहुत सारी जनता इस सवाल के अंदर यहां आके ही आंसर टिक कर देती है, वो भूल ही जाती है कि सांद्रता का स्क्वायर निकाला है आपने।
आपको टिक तो सांद्रता की वैल्यू पे करना है। क्लियर है? तो ये बात भी समझ आनी चाहिए। अगर ये बात भी समझ आनी चाहिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बढ़ते हैं आगे तो हम चलते हैं अपने आज के आखिरी सवाल पर। सर इतनी जल्दी आखिरी सवाल? बेटा सब टाइप के सवाल करवा दिए, मैंने आपको बोला था मैं हर टाइप का सवाल लाया हूं। देखो ये वाला क्वेश्चन, निम्न में से इनकरेक्ट मैच कौन होगा? अब इसने आपसे डेल्टा जी नॉट और के के बारे में पूछा है। तो अगर आपको ध्यान हो, रासायनिक साम्यावस्था में एक रिलेशन पढ़ाया जाता है आखिरी में, जो कि है ये, जहां पे डेल्टा जी होता है गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये होती है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये होता है आपका अभिक्रिया भागफल, आर होता है आपका गैस नियतांक और टी होता है आपका तापमान, है ना। अब देखो, अगर मैं बोलूं साम्य की बात, तो साम्य पर आपको अच्छे से पता होगा डेल्टा जी का मान 0 हो जाता है। साम्य पर डेल्टा जी का मान क्या हो जाता है? 0। और उसी समय हम बोलते हैं अभिक्रिया भागफल का मान किसके बराबर हो जाता है? साम्य स्थिरांक के। क्योंकि जब साम्य आएगा तो अभिक्रिया भागफल साम्य स्थिरांक कहलाएगा। अगर ये चीज समझ में आती है आपको, अगर ये चीज समझ में आती है आपको, तो सुनिएगा, डेल्टा जी को अगर 0 करोगे तो हम बोलेंगे डेल्टा जी नॉट किसके बराबर है? माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी नॉट किसके बराबर है? डेल्टा जी तो 0 हो गया, क्यू के बन गया, ये आ जाएगा माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अगर ये आ गया है तो तुम्हें यहां से समझ आ रहा होगा कि डेल्टा जी नॉट का मान ऋणात्मक कब आ सकता है? डेल्टा जी नॉट का मान अगर 0 हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट का मान 0 होगा तो के 1 हो जाएगा, बात सही है। पर डेल्टा जी नॉट का मान होगा कैसा? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि बेटा के इक्विलिब्रियम का मान हमेशा धनात्मक होना चाहिए। अगर ये मान धनात्मक होगा, क्योंकि ऋणात्मक नहीं हो सकता, एलएन के आगे ऋणात्मक संभव नहीं है। इसको लॉग में भी तो लिख सकते हो, जिनको एलएन में कंफर्टेबल नहीं है वो लॉग भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है। अब लॉग के आगे ऋणात्मक वैल्यू तो आ नहीं सकती, तो ये धनात्मक होना चाहिए। ये धनात्मक होगा तो ये धनात्मक। अब लॉग धनात्मक इंटू टी धनात्मक इंटू आर धनात्मक इंटू 2.303 धनात्मक, ये पूरी वैल्यू धनात्मक। अगर ये पूरी वैल्यू धनात्मक और उसके आगे है माइनस साइन, तो ये वैल्यू कैसी हो गई? ऋणात्मक। अगर डेल्टा जी नॉट ऋणात्मक हो गया तो हम बोलेंगे ना तो ये आंसर होगा ना ही ये आंसर होगा, केवल ए या डी में से आंसर होगा। अब डेल्टा जी नॉट तो ऋणात्मक आ गया। डेल्टा जी नॉट ऋणात्मक कब होगा? जब के इक्विलिब्रियम धनात्मक हो। अब डेल्टा जी नॉट ऋणात्मक है, के इक्विलिब्रियम धनात्मक होना चाहिए। अगर के इक्विलिब्रियम धनात्मक होना चाहिए तो के का मान क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर के का मान पॉजिटिव तो ए का मान, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। जिनको अभी भी नहीं समझ आया दोबारा सुने। बेटा आपका मन कर रहा होगा इसको 0 करने का, ठीक है, जैसे कि ये है। तो मैं आपको बता दूं, साम्य पर हमेशा डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी नॉट कभी भी 0 नहीं हुआ करता, मानक कभी भी 0 नहीं होता। तो ये आंसर तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। अब अगर ये आंसर रिजेक्ट हो गया तो बचे में 3 से समझ आएगा, या तो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो। अब बेटा ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस चीज की वैल्यू क्या आएगी। तो सबको पता है लॉग के आगे कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, तो के इक्विलिब्रियम को धनात्मक होना पड़ेगा। के इक्विलिब्रियम धनात्मक होगा तो लॉग के आगे जो वैल्यू आएगी वो धनात्मक आएगी। अगर 1 से ज्यादा होगा, के इक्विलिब्रियम धनात्मक होना चाहिए। अगर के इक्विलिब्रियम धनात्मक होना चाहिए तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बच ही गया ये आंसर, क्योंकि यहां भी धनात्मक है 1 से कम और यहां पे भी। चलो तुम अगर ये बोलो कि सर 1 से कम को आप धनात्मक ही तो बोल सकते हो, 0.5 हुआ तो कोई बात नहीं। अगर के धनात्मक होगा, ऐसे सुनो मेरी बात, के धनात्मक होगा तो लॉग के भी धनात्मक होगा, क्योंकि लॉग के आगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो के धनात्मक तो लॉग के धनात्मक, लॉग के धनात्मक तो लॉग के इंटू टी धनात्मक। अगर लॉग के इंटू टी धनात्मक तो लॉग के इंटू टी इंटू आर धनात्मक। अगर ये धनात्मक तो इंटू 2.303 भी धनात्मक। अगर ये पूरी वैल्यू धनात्मक और उसके बाहर लगा हुआ है नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी हो गई? ऋणात्मक। अगर ओवरऑल वैल्यू हो गई ऋणात्मक तो डेल्टा जी नॉट कैसा हो गया? ऋणात्मक। डेल्टा जी नॉट ऋणात्मक तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। अब सोचो, डेल्टा जी नॉट ऋणात्मक है, साम्य का मान हमेशा क्या होना चाहिए? साम्य स्थिरांक का मान 1 से ज्यादा, क्योंकि अगर ये वैल्यू हुई 1 से कम, अगर ये वैल्यू हुई 1 से कम तो लॉग के आगे 0.5, 0.7 वैसी कोई वैल्यू रखोगे तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और वो वैल्यू नेगेटिव तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव। वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो के का मान 1 से ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि जब भी लॉग के आगे 1 से ज्यादा वैल्यू रखोगे तो धनात्मक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
समझ आई बात? अगर ये समझ में आया तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, और इसी के साथ बेटा हमारा ये चैप्टर भी क्या होता है, ओवर। तो हमने इस तरीके से रासायनिक साम्यावस्था के अच्छे अच्छे सवाल डिस्कस किए जो नीट में आए हुए हैं। आई होप आपको आसान लगे होंगे। मैंने आपको बोला मैंने सारे सवाल डिस्कस नहीं किए, क्योंकि ठीक इसी प्रकार के और सवाल भी आए हैं। सवाल तो और भी हैं, पर ठीक इसी प्रकार के हैं, डिट्टो सेम पैटर्न। आप ट्राई करके देखना, आपको लगेगा अगर मैं वो सेम सेम सवाल कराता तो आपको सेशन में मजा नहीं आता। आपको लगता सर आप तो एक ही टाइप के 4 सवाल ले आए, कुछ और नहीं है क्या करने के लिए? तो सेम टाइप के 4 सवाल मैं नहीं लाया हूं, हर तरीके का पैटर्न मैंने कवर किया है। ऐसे ही और सवाल आपको मिलेंगे, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब अगले सेशन में मिलेंगे तो बात करेंगे आयनिक साम्यावस्था की, आयनिक साम्यावस्था के सवालों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।